बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of economic analysis in MBA 3.5 second semester. In the last lecture we have studied ordinal approach towards consumer equilibrium. We have studied indifference curve theory and budget line in order to explain consumer equilibrium under ordinal approach, and also explains the two conditions for consumer equilibrium. Today we are going to start the next chapter, which is regarding the production and cost. In this lecture we will study implicit cost, explicit cost, opportunity cost, economic profit versus accounting profit, production function, short-term production theory, which is law of variable proportion. The cost of production. What is the cost of production? Anything which is producing, we have to bear expense for it. This is named as the cost of production. Everything which is produced is required the help of factor of production, and these factor of production are paid against their services. So this is named as the cost of production. आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं उसके अगेंस्ट, आप चाहे विजिबल कमोडिटी चाहे इनविजिबल, आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, उसके अगेंस्ट आपको पे करना पड़ता है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। आप एक फ़र्म चला रहे हैं, फ़र्म में आपने लेबर हायर की हुई है, उसको वेजेस पे कर रहे हैं। आपने फ़र्म में एंटरप्रेन्योर हायर किया हुआ है, उसको आप प्रॉफिट पे कर रहे हैं। आप फ़र्म में खुद एंटरप्रेन्योर है। इसी तरह आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है। कुछ भी आप प्रोड्यूस करते हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, पेट्रोल परचेज़ करते हैं, आपको उस पे जो कॉस्ट टोटल बियर करना पड़ती है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट है बेसिकली। इकोनॉमिक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। Basically, cost exists because resources are scarce, are productive and have alternative uses. When society uses a combination of resources to produce a particular product, it forgoes all alternatives. Opportunities to use these resources for other purposes. The measure of economic cost or opportunity cost of only resource used to produce a good is the value or the worth resource would have in its best alternative use. Basically opportunity cost एक जो ये वो कॉस्ट है जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव के ज़रिए भी मिल सके। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं इधर टीच कर रहा हूँ, लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, और लेट्स से कि 90,000 जो है वो मैं सैलरी की सूरत में रिसीव कर रहा हूँ। अब अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी है, कहीं और जगह मुझे जॉब मिल रही है,
तो मेरी मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 90,000 होगी, मतलब 90,000 से अबव मुझे ऑफ़र करेंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। मिनिमम 90,000 है ना, उससे ज़्यादा है तो फिर सोचूंगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 90,000 होगी जो मैं सेक्रीफाइस करूंगा उधर जाने के लिए। तो मेरी मतलब कॉस्ट क्या बनी 90,000। बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ के लिए मुझे जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 90,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाएगी। आप यूनिवर्सिटी आते हैं लेक्चर अटेंड करने, आप उसके लिए अपनी जॉब छोड़कर आते हैं, वो जॉब के जितनी अमाउंट बनती कॉस्ट बनती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। मतलब आप कुछ गेन करने के लिए जो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है डेट इज़ नेम्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेस्ट अल्टरनेटिव अचीव करने के लिए जो वैल्यू आपको सेक्रीफाइस करना पड़ती है डेट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। मैंने जैसे एग्जांपल दी है कि आप पढ़ने आते हैं तो उसके लिए जो आप सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, आप अपना टाइम सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं या आप अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू हो तो इकोनॉमिक वैल्यू जैसे जॉब सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं तो वो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों से मिलकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, explicit cost and implicit cost. Explicit costs are the cost paid for the hired factors of production. मतलब फर्म ने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए हैं उनको जो कॉस्ट पे कर रही है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं इसे, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज आल्सो नेम्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब आपने लेबर हायर की थी उसको जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय आपके पास काम करते उसको जो पे कर रहे हैं, आपने रॉ मटेरियल पे परचेज़ किया था उसको जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फ्यूल मटेरियल परचेज़ किया है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने बाहर से यूज़ किए हैं अपने ज़ाती नहीं थे, अपने ज़ाती नहीं थे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर से यूज़ किए हैं, रेंट आउट किए हैं, रेंट आउट ही हो गया ना, या परचेज़ किए हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट लगेगी। द कॉस्ट बियर्ड बाय द फर्म फॉर द हायर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट बियर्ड बाय द फर्म for the hired or rented factors of production. For example, salaries of employees, raw material cost, transportation cost. These are the examples of explicit cost. On the other hand, implicit cost. Implicit cost, the cost beared by the firm for the self owned resources. ये उन फैक्टर्स की कॉस्ट है विच आर ओन्ड बाय द फर्म। फर्म ने अगर अपने फैक्टर्स कोई यूज़ किए हैं तो उनकी जो कॉस्ट बनती है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, चाहे वो उसने कॉस्ट निकाली है या नहीं निकाली। फॉर एग्जांपल, फर्म का ओनर एज ए CEO खुद भी काम कर रहा है, अगर वो यहाँ पे काम ना करता कहीं और जाके काम करता सैलरी मिलनी थी ना, और यहाँ पे कोई और CEO रखता उसको सैलरी पे करनी थी ना। तो चूँकि वो खुद फर्म का ओनर अपनी सर्विसेज अपनी फर्म को प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी जितनी सैलरी बनती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, चाहे वो निकाले चाहे वो ना निकाले, वो कॉस्ट जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। फर्म की अपनी बिल्डिंग है जाती जो उसने लगाई हुई है
फर्म की बिल्डिंग में। अब अगर वो ना होती, उसका अल्टरनेटिव मतलब उसने वो रेंट आउट करनी थी, रेंट आना था, या आप कह लें कि फ़र्म के लिए रेंट पे लेनी थी तो उस पर रेंट तो पे करना था। तो चूँकि अपनी ज़ाती बिल्डिंग है तो उसकी जो कॉस्ट बनती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। तो जो फैक्टर फर्म ने हायर नहीं किए, रेंट आउट नहीं किए, रेंटेड नहीं है, अपने ज़ाती हैं और बिज़नेस में लगाए हुए हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और जो बाहर से हायर किए हुए हैं उनको जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की मैंने एग्जांपल दी कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, वो बाहर पे करना पड़ती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट ये इनसाइड द पॉकेट कॉस्ट है, ये इनसाइड द पॉकेट कॉस्ट है। फर्म के जो अपने ज़ाती रिसोर्सेज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फर्म ने जो रिसोर्स हायर किए हुए हैं उनकी जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म ने अपने ज़ाती रिसोर्सेज जो है यूज़ किए हुए हैं उनकी जो कॉस्ट बनती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। और जो फर्म ने बाहर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए हैं या रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसकी जो कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। आपके सामने एग्जांपल्स जो है वो कोट हैं, आप इधर से आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। हम बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉफिट में जब ज़ीरो प्रॉफिट होता है तो हम कहते हैं कि दैट इज़ अ नॉर्मल प्रॉफिट। ज़ीरो प्रॉफिट होता है हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ अ नॉर्मल प्रॉफिट। उसकी वजह क्या है? वजह बेसिकली इन दोनों की डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉफिट की और अकाउंटिंग प्रॉफिट की। प्रॉफिट का फार्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जब इकोनॉमिक प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करते हैं, जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही माइनस होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, और ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो माइनस करते हैं ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही इसमें से माइनस होती है। इसके बाद अगर ज़ीरो बचता है तो हम कहते हैं देयर इज़ अ नॉर्मल प्रॉफिट। तो मतलब आपके जो आपने रिसोर्स अपने एम्प्लॉय यूज़ किए हैं उसकी भी कॉस्ट निकल रही है, जो बाहर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए तो उसकी भी कॉस्ट निकल रही है, तो हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, हम रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस नहीं करते, तो उसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है इकोनॉमिक प्रॉफिट में और अकाउंटिंग प्रॉफिट में। रिवाइज़ कर देता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या करते हैं, हम रेवेन्यू में से इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों ही माइनस करते हैं, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम सिर्फ रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस नहीं करते। आप कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट से इसलिए ज़्यादा होता है। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड इन विच एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज हेल्ड कांस्टेंट। आप कह सकते हैं इसमें फिक्स्ड प्लांट होता है, इन विच फर्म कैन नॉट चेंज इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर। शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें फर्म अपना साइज स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। Short run is a period in which firm cannot change its size and structure. Or you can say that short run is a period in which at least one factor of production is constant. मतलब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जो है वो काम कर रहे हैं, तो लेट्स से कि कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है तो इसमें हम शॉर्ट रन पीरियड कहेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब मेरे पास 10 एकड़ लैंड है, उस पर लेबर काम कर रही है, मैं लेबर को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। लेबर इज़ वेरिएबल फॉर मी।
मैं फर्टिलाइज़र अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकता हूँ, फर्टिलाइज़र इज़ वेरिएबल फॉर मी, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं लैंड में इजाफा नहीं कर सकता लेट से। तो दैट इज़ द शॉर्ट टर्म पीरियड, क्योंकि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने कांस्टेंट कह दिया लैंड, कि मैं ज़मीन जो है वो 10 एकड़ ही है, वो नहीं बढ़ा सकता, बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें वेरिएबल हो गए, लेकिन लैंड इज़ फिक्स्ड, एटलीस्ट वन फैक्टर इज़ कांस्टेंट, इट मीन्स दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म पीरियड। जबकि लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिस पे तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, मीन एवरीथिंग कैन बी चेंज, लैंड कैन बी इंक्रीज्ड, फर्टिलाइजर कैन बी इंक्रीज्ड, एवरीथिंग इज़ वेरिएबल। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड इन विच फर्म कैन चेंज इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर। लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर वेरिएबल होते हैं, जबकि शॉर्ट रन में कम से कम एक फैक्टर जो है वो फिक्स होता है। ये बेसिक डिफरेंस है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता इसमें। आज हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली numerically represents the factor of production which are required to produce a specific amount of output। एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकली ज़ाहिर करता है कि हमें इतने लेबर चाहिए, इतने कैपिटल चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट। हमें इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इतने कैपिटल चाहिए, इतने लेबर चाहिए, वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब मुझे 5 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए और 6 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आपके सामने नीचे लिखा है मैंने। वाई इज़ आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब यहाँ पे कैपिटल के ऊपर मैंने बार डाला है, इट मीन्स कैपिटल इज़ फिक्स्ड। कैपिटल के ऊपर बार डालने का मकसद है कैपिटल इज़ फिक्स्ड। जब कोई एक वेरिएबल फिक्स हो गया, इट मीन्स दिस इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कोई एक वेरिएबल फिक्स हो गया, इट मीन्स दिस इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, एंड के ऊपर बार है, इट मीन्स कैपिटल इज़ कांस्टेंट और एल इज़ वेरिएबल, लेबर इज़ वेरिएबल। सो दिस इज़ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी आज हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन थ्योरी बिहेव करती है। प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए वी मस्ट स्टडी some concept that is total product, marginal product and average product. Total product is the total quantity or output of a particular good or services produced. Total product जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप एम्प्लॉय करके जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, that is named as the total product. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करके उसकी मदद से जो कुछ आप प्रोड्यूस करते हैं इज नेम्ड एज अ टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द एक्स्ट्रा आउटपुट और एडिड प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद एडिंग अ यूनिट ऑफ वेरिएबल रिसोर्स, इन दिस केस लेबर, टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। जिस तरह अभी एग्जांपल दी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो उसमें हमने कहा लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, कैपिटल जो है वो फिक्स फैक्टर है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। तो चूँकि जो फिक्स फैक्टर है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते कैपिटल को, तो जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर, तो लेबर बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से डैट मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट। Marginal product is addition in the total product by employing one extra unit of labor. Marginal product is the
addition in the total product by employing one extra unit of labor। आप कह सकते हैं कि अगर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए मार्जिनल का जब वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब है एडिशन, चेंज। एडिशनल वेरिएबल यूज़ करने से, एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने से आपकी टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट इट इज़ द एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट by employing one extra unit of labor। Labor is a variable factor in our example। Marginal product is the addition in the total product by employing one extra unit of labor। So you can find the marginal product by the following formula। Marginal product is equal to change in total product divided by change in labor input। Marginal product is equal to change in total product divided by change in labor input। Third concept is average product। Average product is simply obtained by dividing total product to the units of labor। This is also named as the labor productivity। Basically इससे labor productivity भी निकल आती है। अगर आप टोटल प्रोडक्ट को यूनिट्स ऑफ लेबर पे डिवाइड कर दें, टोटल प्रोडक्ट को अगर आप यूनिट्स ऑफ लेबर पे डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। तो ये तीन कंसेप्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन में ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। दैट इज़ नेम्ड एज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी, कि शॉर्ट रन में ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। इसको हम, ये जो तीन कंसेप्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये शॉर्ट रन में किस तरीके से इनका आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज़ नेम्ड एज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज आल्सो द नेम ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी। हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की मदद से जो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। And law of variable proportion consists of three laws। Law of variable proportion जो है वो short run production theory को explain करता है, और law of variable proportion consists of three laws, or you can say that law of variable proportion is the combination of three laws। Law of variable proportion is the combination of three laws। First one is law of increasing law of increasing return। Second, law of constant return। Third, law of diminishing return। तो इन तीन लॉ से मिलकर बनता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, विच एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, equal increments to one variable factor keeping other constant, because this is a short run phenomena। equal increments to one variable factor, अगर हम वन वेरिएबल फैक्टर को equal increments के साथ इंक्रीज करते जाएं, keeping other constant, किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के, will cause total production to rise initially at an increasing rate। उससे टोटल प्रोडक्शन इनिशली तो तेज़ी से बढ़ेगी, देन राइज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, एंड फाइनली स्टार्ट टू डिक्लाइन, और फिर जो है वो टोटल प्रोडक्ट आपकी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ नेम्ड एज अ टोटल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कहता है इस तरीके से प्रोडक्शन बिहेव करेगी शॉर्ट रन में। equal increments to one variable factor keeping other constant will cause production to rise initially at an increasing rate, then rise at decreasing rate, and then finally start to decline। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के ज़रिए होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मेरे पास 10 एकड़ लैंड है, लेट से अज्यूम करते हैं, है नहीं है इतनी, वैसे एज्यूम करते हैं
कि मेरे पास जो है वो 10 एकड़ लैंड है, लैंड इज़ फिक्स्ड, लेट्स से लैंड इज़ फिक्स्ड, शॉर्ट रन है, कोई एक चीज़ तो फिक्स होगी, मैंने लैंड फिक्स कह दिया। एंड लेबर इज़ वेरिएबल फॉर मी। अब उस पे 10 एकड़ लैंड पे मैंने जो है वो 5 बंदे लगाए हुए काम करने के लिए। एनफ होंगे? नहीं एनफ होंगे, ज़मीन ज़्यादा है, बंदे कम है। चले 5 बंदे लगाए हुए काम करने के लिए, प्रोडक्शन हो रही है। मैं 6 बंदे लगा दूंगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। 7 लगा दूंगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। 8 लगा दूंगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कब तक बढ़ेगी? लेट से कि 10 बंदे 10 एकड़ ज़मीन पर काम करने के लिए एनफ है। टेक्नोलॉजी भी है ना साथ। 10 बंदे लगा दिए प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन बढ़ गई। 11वां लगा दिया, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कम आहिस्ता आहिस्ता कम बढ़ना शुरू हो जाएगी। टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी, मार्जिन प्रोडक्ट शायद कम हो रही हो। 11वां लगा दिया, 12वां लगा दिया, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन का ग्राफ गिरता जाएगा। बेसिकली प्रोडक्शन तो कम नहीं हो रही होती, लेकिन चूंकि हमने उसको पे भी करना है, जो एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, तो मार्जिन प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रही होगी, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई 2 मरले का डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है जो एनफ नहीं है काम करने के लिए। 2 लगाएंगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, 3 लगाएंगे प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब आप समझते हैं कि भी 4 बंदे काफ़ी हैं वहाँ पे काम करने के लिए, 4 तक प्रोडक्शन बढ़ेगी। उसके बाद भी आप अगर बंदे हायर करते जाएँ, उसका एरिया एक्सपेंड ना करें, एरिया इज़ फिक्स्ड, तो प्रोडक्शन आपकी गिरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपने उसको पे भी करना है, तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो शॉर्ट रन में अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते हैं अलोंग विद द फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हुए वेरिएबल फैक्टर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन पहले तो तेज़ी से बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, और फिर प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट रन में बिहेव करती है। दिस इज़ नेम्ड एज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एंड दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ, or you can say that this law is the combination of law of increasing return, law of constant return, law of diminishing return। पहला फेज जिसमें आपकी मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही होती है, उसको हम इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। और सेकंड पोर्शन जिसमें आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, उसको हम डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। और थर्ड फेज जिसमें आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली जाती है, उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न कहते हैं, उसको हम नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न कहते हैं। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिसमें आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही है, उसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। जिसमें आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए जहाँ पे, उसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। और जहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, और ये नेगेटिव में भी चली जाती है। लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट कॉलम में जो है वो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर मौजूद हैं, जो हमने लेबर लिया है। लेबर हमने कहा था कि ये हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है, जबकि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। तो वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप देखें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में टोटल प्रोडक्ट है, थर्ड कॉलम में मार्जिनल प्रोडक्ट है, एंड फोर्थ कॉलम में जो है वो एवरेज प्रोडक्ट है। फॉर्मूला भी मेंशन है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, जबकि जो एवरेज प्रोडक्ट है विच इज़ कैलकुलेटेड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। अब देखें डेफिनेशन के मुताबिक, व्हेन वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद द फिक्स फैक्टर, देन प्रोडक्शन राइज इनिशियली एट एन इंक्रीजिंग रेट। आप देख सकते हैं पहले प्रोडक्शन तेज़ी से राइज हुई है, 0, 10, 25, 45 स्पीडी राइज हुई है।
आप उसकी मदद से मार्जिनल प्रोडक्ट भी जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखें उसके बाद जो है वो टोटल प्रोडक्ट सेकंड फेज़ में आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रही है 45 से 60, 60 से 70, 70 से 75 और फिर स्टॉप हो जाते हैं 75 पे स्टिल हो गई है एंड देन स्टार्ट टू डिक्लाइन 70, देन डिक्लाइन शुरू हो जाती है। ये 3 फेज़ हैं जो डेफिनेशन में मैंने बोले थे, ऐसा ही होगा। आप देखें पहले आप टोटल प्रोडक्ट की मदद से भी मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट की मदद से भी टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से याद करना चाहते हैं। मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप मार्जिनल प्रोडक्ट याद कीजिएगा, बाकी उसकी मदद से लिखिएगा। जो थर्ड कॉलम में मार्जिनल प्रोडक्ट है 10, 15, 20 इंक्रीज़ हुई है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट 20 से 15, 10, 5 डिक्रीज़ हुई है एंड देन नेगेटिव में चली गई 0 और -5। इसकी मदद से टोटल प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। मतलब आप ऐड करते जाएँ, 10 आपने लिख दिया यहाँ पे सेकंड पे, 10 और 15 बन गए 25, 25 और 20 बन गए 45, 45 और 15 बन गए 60, 60 और 10 बन गए 70। इस तरीके से आप ऐड अप करके टोटल प्रोडक्ट लिख सकते हैं और फिर टोटल प्रोडक्ट को लेबर पे डिवाइड करके आप एवरेज प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिहेव करती है शॉर्ट रन में। फर्स्ट में प्रोडक्शन राइज एट इनिशियली रेट, इंक्रीजिंग रेट, देन राइज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन स्टार्ट टू डिक्लाइन। हम इसको डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप देखें डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम जो है वो टोटल प्रोडक्ट को आप एक पे भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि टोटल प्रोडक्ट के आप फिगर देखें इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, दैट्स वाई एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए अलग डायग्राम बनाई है और टोटल प्रोडक्ट के लिए अलग डायग्राम बनाई गई है। आप टोटल प्रोडक्ट पे डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के मुताबिक इक्वल इंक्रीमेंट्स टू वन वेरिएबल फैक्टर कीपिंग अदर कांस्टेंट विल कॉज प्रोडक्शन टू राइज इनिशियली एट एन इंक्रीजिंग रेट। आप देख सकते हैं पहले पोर्शन में प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रही है, इन द सेकंड पोर्शन देखें आप प्रोडक्शन राइज एट डिक्रीजिंग रेट, अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। और आप थर्ड पे देखें टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट टू डिक्लाइन। फर्स्ट डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, वाई एक्सिस पे ओनली टोटल प्रोडक्ट है। आप उसका ग्राफ देख सकते हैं, पहले तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, देन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। देन आप मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को देखें, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं स्टार्ट में, बट मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से अबव है। उसकी वजह ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एवरेज प्रोडक्ट तमाम यूनिट्स की एवरेज है, तमाम प्रोडक्शन की एवरेज है। मार्जिनल प्रोडक्ट सिर्फ एडिशनल यूनिट की प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो तमाम यूनिट्स तमाम प्रोडक्ट्स की एवरेज है। तो आप देखें ना कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, किसी एक बच्चे के 95% मार्क्स हो सकते हैं मार्जिनल, ये मार्जिनल होंगे मार्क्स, ठीक है। और एवरेज जो है, एवरेज में तो हम तमाम स्टूडेंट्स की एवरेज होगी। लेट से मैं आपको दोबारा एग्जांपल देता हूँ ये कि आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स जो हैं वो 70 हैं। एक नया बच्चा आता है, उसके मार्क्स होते हैं 95%। अब क्लास की एवरेज थी 70%, क्लास की स्ट्रेंथ है 21st, एक और बच्चा आया ऐड हुआ है, उसके मार्क्स आए हैं 95%, एवरेज पे क्या असर पड़ेगा, 70 से 75 हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो एवरेज चूँकि तमाम यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जबकि मार्जिनल सिर्फ एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जब मार्जिनल और एवरेज दोनों का रिलेशन बता रहा हूँ, जब बढ़ेंगे तो मार्जिनल कर्व विल बी अबव दैन द एवरेज कर्व, जब दोनों गिर रहे होंगे तो मार्जिनल कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज कर्व, क्योंकि मार्जिनल तेज़ी से बढ़ेगा तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि सिर्फ एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एवरेज जो है वो तमाम यूनिट्स की एवरेज है। तो आप ये इस तरीके से इन दोनों का रिलेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप फर्स्ट फेज़ में देखें मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ अबव दैन द एवरेज प्रोडक्ट, इसको इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स बोलेंगे। देन जहाँ पे ये स्टिल हो गया है उसको कांस्टेंट बोलेंगे। देन देखें आप जब डिक्लाइन होने लगा है फेज़ में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज प्रोडक्ट कर्व, तेज़ी से गिरेगा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एज़ कम्पेयर टू एवरेज प्रोडक्ट कर्व।
और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं यहाँ पे व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट कर्व तब तक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा जब तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है। पहला पॉइंट, ये 3 पॉइंट मैं बोलूँगा, गौर से सुनिएगा। आपकी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तब तक इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट होगी जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है। जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, देन योर प्रोडक्शन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। और जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली जाएगी, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ज़ीरो, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, और यू कैन से दैट व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ज़ीरो। तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन थ्योरी इस तरीके से बिहेव करती है। दिस इज़ नेम्ड एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी। दिस इज़ द combination of law of increasing return, law of constant return, law of diminishing return। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई एक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई प्रोडक्शन पहले तो तेज़ी से बढ़ती है अगर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते जाएं, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वन, you can comment on Google Classroom. You can discuss it with me on Zoom in the regular class timing. You can also get the further reading from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, chapter 8, the cost of production. Okay students, thank you so much. Allah Hafiz.